नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। दिन की शुरुआत उन्होंने गायों को चारा खिलाने के साथ की। आज ही गोरखनाथ मठ में भव्य जश्न का आयोजन किया गया है, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। गोरखपुर में योगी ने खोला यूपी प्लान का पिटारा। उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम प्रदेशों में, उत्कृष्टतम प्रदेशों में स्थापित करने में सफल होगी। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। और सभी नागरिक बंधुओं से आग्रह है कि इस नागरिक अभिनंदन में हर हाल में भ्रष्टाचार का होगा खात्मा। हम इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। यूपी में अब होगा कानून का राज। आप कानून के इस राज को स्थापित करने में आप सबका आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे। महिला सुरक्षा योगी के एजेंडे में सबसे ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। बर्दाश्त नहीं होंगे अवैध बूचड़खाने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। यूपी की जनता को योगी का बम्पर गिफ्ट। कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। इससे पहले शनिवार को गोरखनाथ पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत हुआ। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसी का तुष्टीकरण नहीं करेगी। सीएम योगी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपए का अनुदान देने का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जब पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। हर तरफ योगी योगी का नारा लग रहा था। लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। योगी के समर्थकों ने सीएम के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद शाम को सीएम गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। पूजा पाठ के बाद रात भी गोरखनाथ मंदिर में ही गुजारी। आज मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में बाबा गंभीरनाथ की शताब्दी पुण्यतिथि में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सीएम गोरखनाथ मंदिर में पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे योगी आदित्यनाथ बेनीगंज के बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। यहां सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4:30 बजे गोरखपुर विकास प्राधिकरण सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर बैठक करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। गोरखपुर दौरे के पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार सबके विकास के लिए काम करेगी, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा,
लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। सीएम ने साफ कर दिया कि अब तक जो सुविधाएं जनता को नहीं मिली हैं, वो मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यूपी का कोई व्यक्ति उपेक्षित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि हमें उन सपनों को साकार करना है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता अब तक वंचित थी, वह विकास से वंचित थी। यहां का नौजवान पलायन कर रहा था, माताएं बहनें असुरक्षित थी, व्यापारी कई दूसरे स्थानों पर अपना ठौर ठिकाना ढूंढने के लिए मजबूर हो रहा था। नौजवानों के सामने अपना उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदेश बनाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, हम अक्सरशः उनका अनुपालन करेंगे। उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम प्रदेशों में, उत्कृष्टतम प्रदेशों में स्थापित करने में सफल होगी। इसमें आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। विकास जहां योगी के एजेंडे में सबसे ऊपर है, वही कानून व्यवस्था को कायम करना भी उनकी प्राथमिकता है। हम इस बात के लिए संकल्पित हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन होगा, गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन योगी ने यह भी साफ कर दिया कि कानून का राज कायम करने के नाम पर लोगों को परेशान न किया जाए। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अवैध बूचड़खाने हर हाल में बंद होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। गोरखपुर में सीएम ने कहा, हर हाल में बीजेपी की सरकार कानून का राज स्थापित करने और हर तबके के विकास के लिए काम करेगी। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हर तबके के लिए हमारी योजना होगी। 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। गोरखपुर पहुंचकर तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं देने की बात करने वाले सीएम ने यहां हिंदुओं को खास गिफ्ट दिया। कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे, जहां पर वे सभी श्रद्धालु जन जाकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। योगी आदित्यनाथ को सीएम बने हुए चंद दिन हुए हैं, उनके सामने चुनौतियां कई हैं। आखिर यूपी की आबादी भी करीब 22 करोड़ है। ऐसे में उनकी नीतियों और हर बात पर लोगों की निगाह रहेगी। उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता की सेवा मैं करूं और उत्तर प्रदेश को इस अराजकता से मुक्त करने के लिए जो टीम बनी है उसका नेतृत्व करूं। गोरखपुर में विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आज सुबह की हैं, जब गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ गौशाला पहुंचे और गायों को रोटी खिलाई। आपको बता दें, उनके दिनचर्या की शुरुआत ही गायों को चारा खिलाने से होती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे यूपी में आदर्श गौशाला बनाई जाएंगी। प्रत्येक प्रदेश में एक आदर्श गौशाला बनाना और भारतीय गौवंश के संरक्षण और उसके संवर्धन के माध्यम से
किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए कार्य करना ये महत्वपूर्ण है। उस परंपरा का निर्वाह हम लोग पहले से यहाँ पर करते आ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से इसका हमारा धार्मिक महत्व भी अलग है। जिन लोगों के अंदर श्रद्धा है वे सब इस बात को जानते हैं। स्वाभाविक रूप से धर्म भी हमारा जिससे बचता हो और किसानों की आय को बढ़ोतरी करने में, उनके आर्थिक उन्नयन में भी अगर गोवंश सहायक है तो उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करें। और यूपी में पूर्व सरकार के अधिकारियों को हटाने का सिलसिला जारी है। रिटायरमेंट के बाद विस्तार पाए 58 अधिकारियों को योगी सरकार ने हटा दिया है। अखिलेश के ओएसडी गंगाराम, शिव प्रसाद, राम सिंह हटाए गए हैं। इसके अलावा भी कई अधिकारियों को हटाया गया है। इसी पर और बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं विवेक तिवारी, हमारे संवाददाता। विवेक, ये काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड होता है जब नई सरकार आती है तो अधिकारियों को हटाया जाता है, लेकिन शुरुआत कह सकते हैं अखिलेश यादव के चहेतों को हटाने से हुई है। देखिए, ये जो हटाए गए अधिकारी हैं ये इस समय काम कर रहे अधिकारी नहीं थे। ये बहुत साल पहले रिटायर हो चुके थे, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव और उनके लोगों के आसपास के करीबी माने जाते थे, इसलिए उनको किसी न किसी तरह से एक्सटेंशन दे करके उनको सरकार में बनाए रखा गया था। ऐसे कुल 76 अधिकारियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 58 को हटा दिया गया। इसमें से कई तो ऐसे हैं जो मुलायम सिंह यादव की सिक्योरिटी में थे, कुछ ऐसे हैं जो अखिलेश यादव की सिक्योरिटी में थे। तमाम विभागों में ओएसडी बनाए गए थे, जबकि ये बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं। एक अफसर तो ऐसे थे जिन्हें हटाने के आदेश हाईकोर्ट ने भी दे दिए थे, लेकिन बावजूद इसके वो बने हुए थे किसी न किसी तरीके से। तो ऐसे अफसरों को चिन्हित करके हटाया गया है और उनकी जगह पर जो वर्तमान में जिनकी नौकरी बची हुई है उनको लाया जाएगा, ये माना जा रहा है। जी, बहुत जल्दी से विवेक, एक सवाल और, क्या कुछ और बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं ब्यूरोक्रेसी में? जी हाँ, इसकी संभावना जरूर बनी हुई है, क्योंकि अभी फिलहाल 3 IAS अफसरों का कल तबादला किया गया है और बाकी 58 जो रिटायरमेंट जिनका हो चुका था एक्सटेंशन पे थे उनको हटाया गया है। अभी 18 अधिकारी और ऐसे बचे हुए हैं जो तमाम विभागों में सलाहकार है, रिटायर्ड है। लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पर बदलाव की बात कही तो जा रही, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ ऐसे संकेत नहीं दिए हैं। क्योंकि बीजेपी जब इलेक्शन हो रहे थे तब से ही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को हटाने की मांग कर रही थी, इसलिए माना जा रहा है देर सवेरे उनको भी हटाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी उनसे काम लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब बदलाव का सिलसिला शुरू हो चुका है और सबसे पहले उन करीबियों को हटाया गया है जिन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं ऐसे अधिकारी, उनको एक्सटेंशन दिया गया था। तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं इनाम दिया गया था अखिलेश सरकार की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां सरकार ने रसूख के दम पर कई सालों से एक ही थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए हैं। ये पुलिसकर्मी 3 साल से ज्यादा वक्त से एक ही जगह पर तैनात थे। तो अब बदलाव होने लगा है। और यादराम भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। यादराम, कौन अधिकारी थे ये और क्या माना जाए कि ये शुरुआत है, आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी कार्रवाई कुछ और भी देखने को मिलेगी? देखिए, एक नियम है कि 3 साल से ज्यादा आप किसी चौकी पर नहीं रह सकते हैं या थाने में, और इसी को लेकर के आज गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और करीब 607 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया। आपको बता दें कि जो ये पुलिसकर्मी थे पिछले कई सालों से अपने रसूख और सिफारिश के दम पर मलाईदार चौकी और थानों में जमे हुए थे और लगातार कई सालों से यहाँ पर अपनी नौकरी कर रहे थे। उसी को लेकर के जो गाजियाबाद के एसएसपी हैं उन्होंने एक लिस्ट तैयार की और एक लंबी जांच के बाद एक जांच कराई कि आखिर कौन कौन पुलिसकर्मी है जो लंबे समय से एक ही जगह पर टिका हुआ है। तो उसी को लेकर गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं उन्होंने एक्शन लिया और 607 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया। इसमें एचसीपी और सिपाही स्तर के सभी पुलिसकर्मी शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका यादराम इस जानकारी के लिए। तो अब बदलाव जिला स्तर पर भी दिखने लगा है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज प्रसारित किया जाएगा। विधानसभा चुनावों के बाद पीएम मोदी पहली बार मन की बात करेंगे। इसका प्रसारण सुबह 11 बजे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को 30वें मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि आज पीएम यूपी चुनाव में पार्टी को मिली सफलता पर भी बोल सकते हैं। साथ ही देश में जारी कई बोर्ड की परीक्षा में शामिल युवाओं के लिए भी कुछ बोल सकते हैं। इससे पहले 26 फरवरी को अपने 29वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वैज्ञानिक समुदाय की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा था कि
15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में बेहद गौरवपूर्ण दिवस के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस दिन हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया था। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने कहा है कि ये सवाल इसलिए क्योंकि आज 24 घंटे बाद भी रविंद्र गायकवाड़ कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। 24 मार्च को गायकवाड़ अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से मुंबई के लिए निकले थे। कल जब ट्रेन मुंबई पहुंची तो सांसद महोदय अपनी सीट पर नहीं थे। सांसद रविंद्र गायकवाड़ मुंबई में कल ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने जाने वाले थे, लेकिन वहां भी नहीं पहुंचे। सांसद जी का घर मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर उस्मानाबाद में है। उस्मानाबाद में ही रविंद्र गायकवाड़ सांसद भी हैं, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं है। आखिर शिवसेना के चप्पल मार सांसद कहां चले गए? ना मातोश्री पहुंचे और ना ही उस्मानाबाद अपने घर। एयर इंडिया कर्मचारी से मारपीट के आरोप में सांसद रविंद्र गायकवाड़ दिल्ली से मुंबई की ओर सफर कर रहे थे। आपको बता दें A1 के 21 जो 21, 22, 23 ये 3 जो सीट है उनके लिए उनके और उनके दोस्तों के लिए आरक्षित थी और लगातार जो सवाल उनसे हो रहे थे, ऐसे में आपको बता दें उन्हें मुंबई उतरना था, लेकिन वो बीच में ही उतर गए। इस वक्त हमारे साथ पैसेंजर हैं जो कि उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, सांसद जी कहाँ और कब उतरे? वापी में उतर गए और दिल्ली से चढ़े थे, वापी में उतर गए। हम लोग काफ़ी परेशानी हुई बीच बीच में। लोग मीडिया वाले काफ़ी आए वहाँ पर, बड़ौदा में और सूरत में, और बीच में वापी में उतर गए। तो कुल मिलाकर देखें तो उन्हें मुंबई तक सफर तय करना था, लेकिन वो बीच में ही उतर गए क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे थे ऐसे में कि उन्होंने जो बदसलूकी की है उसके बारे में वो माफ़ी मांगते हैं या नहीं और अपनी पार्टी को इस मामले में क्या जवाब देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विद्याधर के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। और दिल्ली के दंगल के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। एमसीडी इलेक्शन में जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है तो आम आदमी पार्टी भी दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के बल पर नैया पार करने के मूड में है। उधर कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन काफी मायने रखता है। दिल्ली के दंगल के लिए दल तैयार, खिंच गई है सियासी तलवार। दिल्ली के दंगल के लिए बिगुल बच गया है। अमित शाह ने भरी हुंकार। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के दिग्गज जुटे, जहां पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और एमसीडी चुनाव के लिए पूरा जोर लगाने को कहा। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, पीयूष गोयल और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर हल्ला बोला और केजरीवाल पर करप्शन का आरोप लगाया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार चली है, आप पार्टी की सरकार चली है। इतने अल्प समय में दिल्ली में कोई भी सरकार ने जितना भ्रष्टाचार नहीं किया, इतना भ्रष्टाचार आप पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, 3 साल में नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है, हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। मित्रों, एक भी आरोप नहीं लगा सकते। केजरीवाल की अग्नि परीक्षा। गोवा और पंजाब में जोरदार झटके के बाद केजरीवाल के लिए एमसीडी इलेक्शन एक बड़ा इम्तिहान है। आम आदमी पार्टी दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है, लेकिन इसे पूरा कैसे करेगी, इसका कोई रोड मैप केजरीवाल के पास नहीं है। कैसे वापसी करेगी कांग्रेस? उधर कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देने की पूरी कोशिश करेगी। अजय माकन की कमान में पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। अजय माकन पंजाब की जीत भुनाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहेंगे। दिल्ली नगर निगम को नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जोन में बांटा गया है। तीनों एमसीडी पर 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन स्थानीय सत्ता बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब कुछ और खबरें। जीएसटी पर इंडस्ट्री की दिक्कतों को सुलझाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में आज मुंबई में एक बैठक होने वाली है, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली भी हिस्सा लेंगे।
बैठक शिपिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी से लेकर पेट्रोलियम, एंटरटेनमेंट, टेक्सटाइल से जुड़े एसोसिएशन हिस्सा लेंगे। इसमें जीएसटी को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जीएसटी के बाद किस सेक्टर के लिए टैक्स में किस तरह का बदलाव होगा, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का ऐलान किया है। इससे जुड़े बिल अगले हफ्ते संसद में पेश होने हैं। इसके बाद यह तय होगा कि किस सामान को जीएसटी के किस ब्रैकेट में रखा जाएगा। सरकार जीएसटी लागू करने के लिए कमर कस चुकी है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां मुश्किल में है। टेलीकॉम कंपनियों की चिंता है कि अगर जीएसटी में उनके हितों का ख्याल नहीं रखा गया तो उन्हें न केवल नुकसान उठाना पड़ेगा बल्कि काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी से पहले टेलीकॉम सेक्टर की दुविधा बढ़ गई है। टेलीकॉम कंपनियां 22 अलग अलग लाइसेंस के साथ 22 सर्किल में काम करती हैं। जीएसटी में उन्हें अलग अलग राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। लिहाजा कंपनियां सरकार से खुद को बैंक की तरह दर्जा देने की मांग कर रही हैं। दरअसल सरकार टेलीकॉम कंपनियों को सर्विस एरिया का लाइसेंस जारी करती है। मसलन दिल्ली सर्किल के ग्राहक उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सेवाएं पाते हैं। कंपनियां सर्किल के हिसाब से लाइसेंस फीस चुकाती हैं, लेकिन जीएसटी के अंदर इनको तीनों सर्किल में ग्राहकों के मुताबिक अलग अलग टैक्स चुकाना होगा, जो कंपनियों के लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा कंपनियां चाहती हैं कि सरकार उन्हें बैंक की तरह प्राथमिकता दे। बैंकों की ब्रांच अलग अलग राज्यों में होती है, लेकिन रेवेन्यू पर एक ही जगह पर टैक्स लगता है। कंपनियां चाहती हैं कि सरकार उन पर भी बैंक की तरह टैक्स लगाए। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स का रेट 15% से बढ़कर 18% होने की उम्मीद है। कंपनियां चाहती हैं कि टेलीकॉम सेक्टर को जरूरी सेवाओं का दर्जा देते हुए सरकार उन पर 12% टैक्स लगाए। टेलीकॉम कंपनियों की ये भी मांग है कि सरकार उन्हें सिंगल रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे और खुद को दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स नहीं लगे। सरकार को अभी इस पर अंतिम फैसला लेना है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए जीएसटी की राह आसान नहीं होगी। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।